नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और जो हमारी आज की कक्षा है वो स्कंदगुप्त नाटक पर आधारित है। आज की इस कक्षा में हम स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु को समझेंगे और इसी नाटक के प्रमुख कथनों को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं स्कंदगुप्त नाटक भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये हमारे टेक्स्ट में है। ठीक है, तो इस ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की जो कथा वस्तु है, जो प्रमुख कथन है और इनसे जो संबंधित प्रश्न है उनको हम हल कर चुके हैं। अब स्कंदगुप्त नाटक की जो कथा वस्तु है और नाटक की जो प्रमुख कथन है हम उनको आज समझेंगे। हम जानते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं वो कैसे होते हैं, ऐतिहासिक नाटक होते हैं और रंगमंच की दृष्टि से ज़्यादा सफल नहीं समझे जाते इनके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। जयशंकर प्रसाद जी ने खुद ही लिखा है, खुद स्वयं कहा है अपने नाटकों के लिए कि मेरे नाटक रंगमंच के लिए नहीं है, और अगर है भी तो मेरे नाटकों के लिए जो अभिनय कर रहा है और जो देख रहा है, ठीक है, जो दर्शक है उसको बहुत अपार धैर्य की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इनके नाटकों में अंकों की अधिकता होती है, ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा। और इन्होंने दूसरी बात कही कि आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप राजा बनेंगे, आप आभूषण पहनेंगे, वस्त्र आपके अच्छे होने चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो अभिनेता हो वो जो है प्रतिभाशाली होना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने खुद ही कहा है कि इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से रंगमंच के लिए नहीं है। फिर भी जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसको रंगमंच की दृष्टि से सफल नाटक समझा जाता है। अब आज हम बात कर रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक की। तो स्कंदगुप्त नाटक भी इनके अन्य नाटकों की तरह जो है वो क्या है, चुनौतीपूर्ण नाटक है रंगमंच की दृष्टि से। ठीक है, क्यों है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक विद्वान हुए जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, ठीक है, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, इन्होंने अध्ययन किया जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों पर। अब इन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में जो सुझाव इन्होंने दिए, जो बताई कमियां, वो क्या थी। तो पहला तो इन्होंने कहा कि देखो इनके जो नाटक हैं उनको हम उनका मंचन कर सकते हैं कुछ सुधार करके। कैसे? इन्होंने कहा कि अंक जो है बहुत अधिक है। हम जानते हैं कि अंक अधिक है, स्कंदगुप्त नाटक में ही अभी हम आगे देखने वाले हैं कि लगभग 40 अंक हैं। मतलब एक दृश्य में जो है एक अंकों में, माफ करिएगा, अंक तो 4 ही हैं या 5 ही रहते हैं, लेकिन उनमें दृश्य बहुत अधिक हैं। ठीक है, तो दृश्यों की अधिकता होती है। अब रंगमंच पे अगर हम नाटक का अभिनय कर रहे हैं तो संभव नहीं कि इतना जल्दी जल्दी दृश्य जो है उस पर बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इन्होंने बताया कि दृश्य जो है वो बहुत अधिक है, तो दृश्यों का संक्षिप्त होना चाहिए। दृश्य इनके नाटकों में अगर संक्षिप्त हो जाए, और दूसरी बात इन्होंने कही कि दृश्य जटिल भी ना हो। एक तो दृश्य संक्षिप्त होने चाहिए, दूसरे दृश्यों की जटिलता भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक में दिखाया जाता है कि एक दृश्य आता है जिसमें बाढ़ में सेना बह जाती है। अब अगर आप रंगमंच पर इसको करेंगे, इसका अभिनय करेंगे, तो बाढ़ में सेना का बह जाना कैसे दिखा सकते हैं। या फिर जब आप देखेंगे कि इसमें एक पात्र है वो आत्महत्या करती है, जब उसको दफनाया जाता है, दफनाने के लिए जब जमीन में गड्ढा किया जाता है तो जमीन से क्या मिलता है, एक घड़ा नहीं मिलता रत्न का, पूरा का पूरा रत्नगृह ही मिलता है। ठीक है, रत्नगृह ही मिलता है, माफ करिएगा। तो रत्नगृह को कैसे दर्शाया जाए रंगमंच पर, तो ये सारी इनके यहाँ समस्याएं हैं। एक दृश्यों की जटिलता, दूसरी पहली तो है जो दृश्यों की अधिकता है, दूसरी है दृश्यों की जटिलता। इन्होंने कहा कि पात्र भी बहुत ज्यादा है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में। आप भी जानते हैं कि लगभग 50, 60, कभी कभी संख्या 100 भी हो जाती है। इतने ज्यादा पात्र रखे गए हैं, इतने पात्रों को लाया कहाँ से जाए, इतने पात्रों से कैसे अभिनय करा सकते हैं। ठीक है, छोटे रंगमंच पर नहीं हो सकता, नहीं संभव है। तो और ये खुद भी जो इनके पात्र हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में, वो उनकी इतनी अधिकता है,
उनमें से कुछ को या तो हत्या उनकी की जाती है या तो कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे पात्रों की अधिकता है, ठीक है। तो हत्या भी करवा दी जाती है, आत्महत्या भी कर लेते हैं, इनके पात्र इतने अधिक हैं। अधिकता के ही कारण, जैसे स्कंदगुप्त है तो शासक की हत्या हो जाती है, ठीक है, शासक की हत्या होती है और 3 शासक अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि प्रथम अंक में ही ये हो रहा है, जो नाटक का प्रथम दृश्य है उसमें ही ये हो रहा है, ठीक। संवाद भी इसमें नाटकों में बहुत लंबे हैं और स्कंदगुप्त में भी बहुत लंबे संवाद हैं। संवाद तो इतने लंबे हैं कि 1-1.5 पेज के संवाद ही हैं। तो इतने संवाद, और संवादों के साथ जो शब्द का चयन है वो भी बहुत जटिल है, जैसे क्लिष्ट साहित्यिक भाषा है। अभी जब हम इनके कथन पढ़ेंगे तब आगे आप समझेंगे इसको, ठीक है। तो एक तो संवाद कैसा है, बहुत बड़ा है। दूसरा, क्लिष्ट साहित्यिक भाषा है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। अब आप सोचिए कि आप कहीं रंगमंच पर ऐसी जगह चाहते हैं कि हम रंगमंच पर नाटक का अभिनय करें, ठीक है, रंगमंच पर नाटक को ले जाए, लेकिन इतना लंबा लंबा संवाद, वो भी शुद्ध तत्सम और एकदम कठिन साहित्यिक भाषा में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे भी तो सामने जनता को क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या है, वो जुड़ाव नहीं महसूस कर सकेगी और आपका नाटक क्या है, सफल नहीं होगा। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनमें यही समस्याएं हैं। और दूसरी एक और समस्या इन्होंने बताई, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी ने, इन्होंने कहा कि दार्शनिकता का प्रभाव इनके ऊपर था, दार्शनिकता का प्रभाव था, और इसी प्रभाव के चलते जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो क्षण क्षण में इनके यहाँ इनके नाटकों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। कई दर्शन प्रसाद जी को प्रभावित करते थे, जैसे अस्तित्ववाद है, क्षणवाद है, दुखवाद है, शैव द्वैतवाद है, ठीक है। तो ये सारे जो दर्शन थे और भी अधिक हैं जिनसे ये प्रभावित थे। तो इन सारे दर्शनों की दृष्टि से ये नाटकों की रचना करते थे। तो क्षण क्षण में उसका भी इसमें बहुत अधिकता दिखती है, उसका भी प्रभाव बहुत दिखता है। तो ये भी एक परेशानी है इनके नाटकों का मंचन करने में, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। और जो स्कंदगुप्त नाटक में नाटक से संबंधित जो विशेष तथ्य है, पहले हम उनको देख लेते हैं। नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है, ठीक है। गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता के संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। नाटक में 5 दृश्य, ठीक है, दृश्यों की संख्या कितनी है, 5 है। और जो गीत है वो कैसे है, 5 अंक है, माफ करिएगा। जो नाटक है उनमें क्या है, अंक देखिए 5 है। दृश्य कैसे हैं, दृश्यों की संख्या 33 है और गीतों की भी बहुत संख्या रहती है। अगर इनके यहाँ ये भी उन्होंने कहा, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी ने कहा कि अगर 1-1, 2-2 मिनट गीत गाया जाए तो भी 33 गीत है। तो सोचिए आपका गीत ही 1 घंटे खींच लेगा, तो किसके पास इतना धैर्य है कि वो बैठकर देखेगा। पुरुष पात्र कितने हैं, 17 हैं, और स्त्री पात्र कितनी हैं, 8 हैं। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मातृगुप्त किसको कहा जा रहा है, कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है। गुप्त राजवंश की वंशावली इसमें प्रस्तुत की गई है। ध्यान रखिएगा, इसको पूछ सकता है प्रश्न कि गुप्त राजवंश की वंशावली किस नाटक में प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो प्रसाद ने
इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं तथा उनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास हैं। प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है। प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हैं। ठीक। विजया, कमला और मालिनी कल्पित पात्र हैं। देखिए, देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं, यहाँ संभावना जताई जा रही है। ठीक है। शेष पात्र क्या है? ऐतिहासिक है। स्कंदगुप्त की माता का नाम क्या रखा गया है? देवकी रखा गया है। इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अतः यह संदिग्ध है। फिर देखिए, पुरुष पात्र कितने हैं? इस नाटक में कुल 25 पुरुष पात्र हैं। स्कंदगुप्त युवराज है। ठीक है, स्कंदगुप्त युवराज है विक्रमादित्य। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंद कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक। चक्रपाली पर्णदत्त का पुत्र। बंधुवर्मा मालव का राजा। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, ध्यान रखिएगा। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक। शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति। कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य। खिंगिल हूण आक्रमणकारी। मुद्गल विदूषक प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल भ्रमण। महाबोध विहार स्थविर महाप्रतिहार महादंडनायक नंदीग्राम दंडनायक प्रहरी सैनिक इत्यादि, ये सारे पात्र हैं। अब स्त्री पात्र देखिए। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी यानी स्कंदगुप्त की माता। ठीक है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन। विजया मालव के धनकुबेर की कन्या। कमला भट्टार्क की जननी। रामा शर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी सखी दासी इत्यादि। अब जो पहला अंक है उसका कथासार देखिए। पहले अंक में क्या होता है? भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। ठीक है। विदेशी आक्रमणों तथा अंतर कलहों से राष्ट्र क्या है? संकट में है। स्कंदगुप्त तो पहले देख लीजिएगा, भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन है। ठीक है। अंतर कलहों से राष्ट्र क्या है? संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकार नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को तथा मालव पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है। राजधानी में अनंत देवी पुरगुप्त और भट्टार्क सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। तो ये पहले जो आपका पहला अंक है उसमें इतनी घटनाएं दिखाई गई हैं। दूसरा अंक, विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है। प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और शर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। कौन तैयार करता है? प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और शर्वनाग। रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। अंत में स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है तथा पुरगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर क्या छोड़ देता है। इधर बंधुवर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित करते हैं। उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण होता है। ये हमारे दूसरे अंक की घटना है। तीसरा अंक, प्रपंच बुद्धि तथा भट्टार्क विजया की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। मातृगुप्त तथा स्कंदगुप्त उसे बचाते हैं। किसको बचाते हैं? देवसेना को।
उपहार स्वरूप मात्रगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। भट्टार्क अनंत देवी पुरगुप्त को का हूणों के साथ सहयोग, गोविंद गुप्त की वीर गति। सिंधु प्रदेश से म्लेच्छ राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है। गंधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधुवर्मा को वीर गति प्राप्त होती है। अंत में भट्टार्क के विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त किस नदी में बहता है? कुंभा नदी में। और ये घटना किस में दिखाई गई है? नाटक के तीसरे अंक में। नाटक का चौथा अंक, स्कंदगुप्त गायब है, किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। निराशा का माहौल है, अराजकता की स्थिति है। विजया तथा शर्वनाक राष्ट्र हित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। स्कंदगुप्त को मृत समझकर आघात से देवकी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कमला के धिक्कारने पर भट्टार्क का शस्त्र त्याग होता है। ब्राह्मण श्रवण विवाद तथा समाधान के पांथिक एकता की वकालत है। स्कंदगुप्त की वापसी होती है किसमें? नाटक के चौथे अंक में। नाटक का पांचवा अंक, पुरगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्नगृह देने का प्रस्ताव करती है। अभी तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए, प्रख्यात कीर्ति के नेतृत्व में बौद्ध संघों का हूणों तथा अनंत देवी के सहयोग से इनकार। अंत में हूण सिंगिल पर पराजित तथा हत हो जाते हैं। पुरगुप्त को युवराज घोषित किया जाता है। ठीक है। राष्ट्र के लिए संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में क्या होता है? पराजित होता है। देवसेना के साथ रहने का स्वप्न उसका अधूरा होता है और इसी के साथ नाटक का अंत होता है, इसी दृश्य के साथ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त का देवसेना के साथ जो है, देवसेना से प्रणय निवेदन और देवसेना का ठुकराना नाटक के 5वें अंक में है। अब जो प्रमुख कथन है उनको देखिए। अधिकार, प्रथम अंक का प्रमुख कथन है, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार करती है। अब आप देखिए, स्पृहा शब्द, ठीक, मादक, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। और जब आप सामान्य जनता के सामने ऐसे तत्सम शब्दों के साथ जाएंगे तो क्या, जो ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं ठीक ठाक वो तो समझ लेंगे, लेकिन ये मादक, स्पृहा, ये नहीं समझ पाएंगे। आम लोग इसको नहीं समझ सकते। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। कौन कह रहा है? पर्णदत्त कहता है स्कंदगुप्त से। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। कुमार गुप्त कहता है धातुसेन से। नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़ कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। संसार में इसी का बोलबाला है। कौन कहता है? धातुसेन। नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? ये किसका कथन है? भट्टार्क का। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। मातृगुप्त। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मातृगुप्त मुद्गल से। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचानने से।
उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जलनिधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। ये कौन कह रहा है? मातृगुप्त अपनी जन्मभूमि कश्मीर के वियोग में कह रहे हैं। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य है। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेत शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षित करती है। यह जड़ प्रकृति चेतन रहस्य है। धातुसेन कहते हैं मातृगुप्त से। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। धातुसेन कहते हैं मातृगुप्त से। युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को ही होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस बल एकत्र करो। अत्याचार के श्मशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। जयमाला कहती है विजया से। द्वितीय अंक, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है, वही क्या है? स्वर्ग है। देवसेना कहती है विजया से। संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व। स्कंदगुप्त कहता है चक्रपाल से। संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ। चक्रपाल स्कंदगुप्त से। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। स्कंदगुप्त चक्रपालित से। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। शिव पुरुष को वशीभूत करने से पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। ये जो है हमारा कथन, ये प्रश्न हम हल कर चुके हैं पिछली कक्षा में। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। कौन कह रहा है? देवसेना। सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में विशिष्ट व्यक्तित्ववाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। देवसेना जयमाल से। समष्टि में व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? जयमाला देवसेना से। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। बंधु वर्मा जयमाला से। वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भक्ति है न्याय। गोविंदगुप्त भट्टारक से। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। देवकी शर्वनाग से बोलती है। तृतीय अंक, संसार का मूक शिक्षक श्मशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल अरे कौन है? देवसेना विजया से। सब जीवन बीता जाता है, धूप छांव के खेल सदृश्य सब समय भागता प्रतिक्षण में। नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है? सब बुल्ले लहर, हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोंक, किसका साहस है कुछ रोके? जीवन
का वह नाता है सब नेपथ्य गान से। यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधु को छोड़कर कोई नागरिक वैश्या के चरणों में। कौन कह रहा है? सैनिक। उतरोगे अब कब भूभार मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। मातृगुप्त व मुद्गल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चतुर्थंक नाटक का प्रणय वचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हृत सर्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो जाए। विजया अनंत देवी से कहती हैं, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। धातुसेन प्रख्यात कीर्ति से। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं। उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानव की सेवा। यदि वे हम ही से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को न हटावें तो हमें उनकी सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। कौन कह रहा है? ब्राह्मण से। धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। सभी धर्म समय देश की स्थिति के अनुसार निवृत्त होते रहे होंगे। हम लोग की हठ धर्मिता में उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। प्रख्यात कीर्ति। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य के केवल अतीत का स्वामी है। बौद्ध का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। स्कंदगुप्त। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार होता है। कमला स्कंदगुप्त से कहती हैं। पंचम अंक के प्रमुख कथन देखिए। आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। विजया। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। भट्टार्क। अन्न पर सत्व है, भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। कौन कह रहा है? पर्णदत्त देवसेन से। कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? वह थाती है। विजया कहती है, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है। पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों ना पूर्ण करूं? विजया। मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं है, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं है। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। कौन कह रहा है? स्कंदगुप्त। निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। कौन कह रहा है? भट्टार्क। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। देवसेना कहती है, वीरों हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ऊषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरो का हार। मातृगुप्त।
सुना है वह दधीच का त्याग हमारा, जीतायता विकास। पुरंदर ने पवि से लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास। संधि सा विस्तृत और अथाह एक निर्वस्त का उत्साह दे रही अभी दिखाई। भग्न मग्न रत्नाकर वाह राह मातृगुप्त, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसके द्वारा ये गीत गाया जा रहा है? मातृगुप्त के द्वारा। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष। न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। मातृगुप्त। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सिंचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। देवसेना। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने जो स्कंदगुप्त नाटक है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन थे, जो भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो आपको बताया। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।